ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और हम सभी ने आज श्रद्धांजलि अर्पण की आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी की शांति हो। जी के लिए। तो कल मैंने उनके नरेंद्र जी से बात कर ली थी, तो उन्होंने बताया था कि वो बहुत दिनों से बीमार थे और उनकी घर में ही केयर टेकर हो रही थी और डॉक्टर के साथ एक नर्स लगी हुई थी बहुत दिनों से उनके घर में। और वो वैसे ही 2-4 साल से वैसे बीमार ही थे। तो 76 की एज थी उनकी और अचानक से कल सुबह कुसुम बहन हमारे क्लास में जुड़ी भी थी और बाद में 10 बजे उनका देहांत हो गया। तो आज उनकी अंतिम विधि है, क्योंकि उनकी बेटियां जो है वो बाहर है, तो उन्हें आने की थी, तो आज उनकी अंतिम विधि थी। तो हमने सभी भाइयों ने और बहनों ने श्रद्धांजलि अर्पण की और उनकी आत्मा को शांति मिले। और अगला प्रोग्राम कल हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब की आज जो जैविक शादी प्राकृतिक भोजन हमें मिलने वाला है, इस तौर पर हमने कल योगाहार में चर्चा की थी। तो आदरणीय पवन कुमार सर की कल उपस्थिति नहीं थी, तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आदरणीय श्री अशोक पटेल भाई साहब की शादी के इसमें आप थोड़ा सा बताने का जी। जी नमस्कार ओम। और बहुत सुंदर आज की योग कक्षा बहुत बढ़िया रही। और कल कुसुम भारद्वाज जी के उनके पति का भी जो वो सुना, तो अचानक, क्योंकि कल वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही थी। मैं बहुत कम समय के लिए कल जुड़ा था और कल चर्चा पूरी नहीं, मैं पूरा सम्मिलित नहीं हो पाया था। तो एक तो कुसुम उनके परिवार को भी बहुत श्रद्धांजलि और हमने सब कर भी दिया है। तो कल की जो हमारी चर्चा थी उसमें बहुत अच्छा एक चर्चा हुई, बड़ी पॉजिटिव तरीके से। अशोक पटेल जी को के वहाँ जो शादी होने वाली है अगले माह में, उसकी तैयारियों के ऊपर बहुत अच्छी बात हुई और बहुत अच्छा चर्चा रही। और फिर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको बाद में सुनते हुए मैं अपडेट हुआ कल, क्योंकि कल मैं कुछ ही समय के लिए जुड़ा था सेशन में। तो बहुत अच्छा तैयारी के साथ सब लोग लगे हैं और मुझे लगता है कि हम जो भी योगदान कर सकते हैं उसमें काफ़ी कल चर्चा भी हुई है। और लेकिन जो सामग्रियों की बात है कि कुछ चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें कम उपलब्ध हो पाती हैं। मुझे लगता है कि हम ज़रूर यह भी प्रयास करें कि हम ये शादी को एक शादी के रूप में हम देखने का प्रयास करें कि ये शादी दो जोड़ों व्यक्तियों का मिलन है और इसमें जो भी हमारी व्यवस्थाएं होती हैं वो भी बनी रहे। क्योंकि ये प्रयास इतने बड़े स्तर पर शायद ये इस तरह से पहली बार हो रहा है। हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है, सबके लिए, योगाहार परिवार के लिए गौरव की बात है। तो हम इस शादी में के पूर्व में बहुत ज़्यादा हम पब्लिसिटी नहीं करते हुए जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उन सबकी व्यवस्थाएं हम अच्छी तरह से कर लें। शादी में सम्मिलित होने वाले जो लोग होंगे उनकी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से कर लें। जब कार्य समाप्त हो जाए तो उसके बारे में इसका जितना भी प्रचार प्रसार जितना भी हम कर सकते हैं उसको हम जरूर करें। एक तो ये सुझाव है। अ, दूसरा, जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होगा उसमें यह जो दिवस है ये करीब 28, 29, 30 का जो दिन है, ये मैं कल सोच रहा था कि ये तो हमारा 1000वें योगाहार उत्सव के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। तो ये इस चीज पर भी सदन विचार कर सकते हैं कि हम ये योगाहार उत्सव के सभी साथी क्या वहीं पर ही एकत्रित हो रहे हैं
या कहीं पर और होने की जैसे बातचीत हो रही थी उस पर करें। इस पर आने वाले समय पर हम जरूर चिंतन कर लेते हैं और जो भी व्यवस्था है उस पर हम बातचीत करेंगे। बाकी काफी कल अच्छी बात हुई, बहुत पॉजिटिव बात हुई है और मुझे लगता है कि सब लोग दिल से इस कार्यक्रम की तरफ देख रहे हैं कि वो कैसे इसमें सहयोग करेंगे। और आने वाले समय पर भी मुझे लगता है कि हम बीच में एक दो बार और इस विषय पर बातचीत करते हुए जो भी तैयारियां हुई हैं और जो भी अन्य चीजें सामने आई हैं, जो अनुभव सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करें। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे ख्याल से आज के हमारे मुख्य अतिथि को बुला करके आज के सदन की शुरुआत हम लोग करें। नमस्कार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल के जो चर्चा पर आपने प्रकाश डाला और आगे के लिए भी हमें थोड़ा सा निर्देश दिया हम किस प्रकार से कार्य करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट मध्य प्रदेश से है और जब से वो जुड़े हैं वैसे लगातार वो जुड़ रहे हैं और एक दिन भी उनका खंडित नहीं है योगा कक्षा से और अपना बहुत ही मूल्य ऐसा उद्बोधन वो रोज देते हैं। मगर आज उनको खास तौर पर आज चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आज वो उद्यानिकी फसलों पर उत्पादन की तकनीक पर आज मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो मैं डॉक्टर रोशन लाल राउत जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी जी, सदन को कोटि कोटि नमन। सभी हमारे योगाहार परिवार के सदस्यों को सादर प्रणाम। आज हमारी नंदिनी बहन जी ने बहुत सुंदर योगा कराया, मल्टी टैलेंटेड। उन्होंने योगा के साथ साथ हारमोनियम वाद्य और गायन दोनों का बड़ा अच्छा संगम प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से उन्हें अभिनंदन, साधुवाद। क्योंकि बहन जी ने कल ही शाम को मुझे बोला था, मैं कुछ वैसा तैयार नहीं कर पाया, कोई मतलब किसी उस पे कि एक पर्टिकुलर विषय पे, तो मैंने बहन जी से ये निवेदन किया कि एक विषय पर हम कह देंगे। पर मैं ये समझता हूँ कि उद्यान की एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कृषि का एक ऐसी शाखा है जो हम प्रतिदिन के कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे हम सुबह उठते हैं तब से, तो हमारे जीवन में उद्यानिकी का बड़ा महत्व है। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जितना भी हम भोजन करते हैं तो हमारी फसलों से आता है। उसके अलावा जो भी हमारे पोषण के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, इसके अलावा जो तत्व होते हैं, मिनरल भी हमारे इससे बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में इनसे हार्टिकल्चर क्रॉप से तो मिलते ही हैं, पर जो विटामिन्स, प्रोविटामिन्स और जो दूसरे तत्व होते हैं वो हमारी जो शरीर की गतिविधियों के लिए आवश्यक है, वो उद्यान की फसलों से मिलते हैं। तो इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो मैं ये चाह रहा था कि इसमें मैं ज्यादा अगर हमारे किसान भाइयों के प्रश्न आए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि विषय थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर उद्यान की फसलें, जो भी हमारे किसान भाई कुछ भी फसल लगा रहे हैं और इनमें उनको कोई समस्या आती है, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा मुझे प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा, ऐसा मेरा निवेदन था। जी, अशोक पटेल जी ने हैंड रेस किया है। पटेल साहब। सर, हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, धनिया की जो वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी धनिया और धनिया की अपन खेती कर सकते हैं, और धनिया का ब्रीडर बीज हमको कहाँ से मिल सकता है जी, इसके बारे में आप प्रकाश डालने की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल।
धनिया की जो ज्यादातर जो इसका सेंटर है अजमेर में, इसका सेंटर है धनिया का, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अजमेर में है और वहाँ से कई सारी वैरायटी निकली है और जो अच्छा उत्पादन देती है। कुछ पंतनगर से भी निकली है, पंत धनिया करके एक वैरायटी निकली है जो पत्तियों के लिए बहुत बढ़िया, ड्यूअल पर्पस, दोनों तरह का पर्पस, बीज के लिए भी और पत्तियों के लिए भी। और इसके अलावा जो कुछ मल्टी कट वैरायटी भी हाइब्रिड आ रही है जो बाजार में प्राइवेट कंपनी की है, तो वो भी मतलब एक बार आप लगा दें तो वो आप उसको 3-4 बार काट सकते हैं और काट के पत्तियों पत्तियों को बेच सकते हैं। जो ब्रीडर सीड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ब्रीडर सीड के लिए जो अजमेर हमारा सेंटर है वहाँ पर इनके पास ब्रीडर सीड उपलब्ध है। कुछ एक वैरायटी हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की निकली है, जवाहर धनिया एक है, थोड़ा सा वो है, पर अभी निकली है ये वैरायटी। तो ये वैरायटी का ब्रीडर सीड जबलपुर में उपलब्ध है, तो जबलपुर से हम इसको ले सकते हैं और अच्छी अच्छी किस्म है। और अगर हम लोकल की बात करें तो हमारा जो गुना का धनिया है कुंभराज, वो उसकी डिमांड बहुत है। इसमें क्या है, सेंट बहुत अच्छी होती है, इसके जीआई के भी प्रयास चल रहे हैं और कुंभराज में बहुत अच्छी गंध है, तो इसको आप ले सकते हैं। और इसकी जो अजमेर की जो वैरायटी है ACR1 और ACR2, तो अजमेर कोरिएंडर 1, अजमेर कोरिएंडर 1 और अजमेर कोरिएंडर 2 के नाम से दो वैरायटी अभी रिसेंट में निकली है, इनको हम उपयोग कर सकते हैं। जी भाई साहब, और कुछ इसमें धनिये के बारे में? जी भाई सर, धन्यवाद सर। अब इसके बाद में वो लगाने की क्या भूमि किस प्रकार की जाती है, कैसे कैसे इसको लगाते हैं, के बारे में थोड़ा सा प्रकाश अगर डाल सकते हो तो सर डालने की कृपा करें। बिल्कुल, धनिया हम अगर लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बीज उपचार की बात करेंगे और उसके पहले बीज की प्रोसेसिंग, क्योंकि धनिया हमारा जो होता है ये इसमें एक जो धनिये का फल होता है वो एक तरह से फल है, तो वो जो फल होता है उसमें आपके 6-7 बीज आपके होते हैं। तो पहले हम ये कहते हैं कि जो धनिये का बीज है उसको पहले थोड़ा सा क्रश कर लें, क्योंकि अगर इसको क्रश नहीं करेंगे तो ये एक बार एक जगह जाएगा तो एक ही पौधा उत्पन्न होगा। तो इसको थोड़ा सा हम उसको थोड़ा बारीक कर लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो उससे लकड़ी से या कोई उससे ऐसा घिस देते हैं फर्श पे रख के, तो उसके 4-5 पीस, 2-3 पीस, 4 पीस ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले हम धनियों को क्रश कर लें, उसके बाद इसका बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के लिए हम बीजामृत का उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो। और दूसरे तरीके हम अगर कर रहे हैं तो आप केमिकल का, हम क्योंकि हमारा योगाहार मंच हम जैविक की ही बात करते हैं, पर मैं चूंकि कृषि विज्ञान केंद्र से हूं तो मैं हर तरह की चीजें जो किसान की आवश्यकता होती है उस तरह की चीजें मैं किसानों को सजेस्ट करता हूं, बताता हूं। तो हम इसमें बीज उपचार के लिए जो कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन आते हैं उनको हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं, क्योंकि धनिये में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब धनिया हम लगाते हैं तो इसमें उक्टा की प्रॉब्लम आती है, विल्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो विल्ट को रोकने के लिए हमको बीज उपचार करना आवश्यक है। जो गलने की समस्या होती है, पौधे में पौधा सूखता है, तो जो सूखने की समस्या को रोकने के लिए हमको बीज उपचार आवश्यक है। दूसरा, इसको बोने के लिए हम अगर पत्तियों के लिए बो रहे हैं तो हमको ये 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर लगेगा, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा लगती है, हमको पत्तियां तोड़नी पड़ती है। अगर हम बीज के लिए बो रहे हैं तो ये हम इसको लाइन से बो सकते हैं, सीड ड्रिल के साथ भी बो सकते हैं। सीड ड्रिल के साथ बोने में आजकल न्यूमेटिक सीड ड्रिल आ रहे हैं इसके लिए, जो हमारे CIAE भोपाल है, इन्होंने कुछ जो न्यूमेटिक सीड ड्रिल डेवलप किए हैं जिससे कि आप दाने की दर को, सब्जियों के लिए स्पेशली उन्होंने बनाए हैं, उनमें डिब्बे होते हैं अलग अलग तरह के, 6 रो 9 रो इस तरह का उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो उससे भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं और जो बोने का यह कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो ये जो धनिये की वृद्धि के लिए अच्छा होता है। तो इसमें और आपको जो
आवश्यकता अनुसार खाद, आप अगर जैविक खाद हमारे पास पर्याप्त है तो जैविक खाद खेती की बुआई के पहले हम खेत में मिला दें तो ये बहुत अच्छा होता है जी। इसका उसका उत्पादन क्या होता है प्रति हेक्टेयर? उत्पादन जैसे अगर हम बीज के लिए उगाते हैं तो ये प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल तक आपका बीज आ जाएगा। और हरा अगर लेते हैं तो हरे में तो अलग अलग वैरायटी है और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाता है। 200 क्विंटल 250 क्विंटल ऐसा हरा धनिया निकलता है। तो वो वैरायटी टू वैरायटी चेंज होता है। और सूखा जो धनिया है हमारा बीज वाला वो 15 से 20 और कुछ वैरायटी 25-30 क्विंटल तक भी इसमें उत्पादन देखा गया है जी। जी, अगला सवाल आदरणीय शरद भैया ने हैंडराइज किया था। जी शरद भैया, स्वागत है। आवाज नहीं आ रही शरद भैया आपकी? हाँ, उनका माइक ऑन था मगर आवाज नहीं आ रही है। बंद दिख रहा माइक। नेटवर्क में नहीं है। जी जी। रमेश चंद मेहरा जी बोलो। एक अभी सर नर्सरी जी बताइए सर, नर्सरी कैसे लगा सकते हैं? नर्सरी के बारे में आप बता सकते हैं क्या? शासन की कोई योजना है कि नर्सरी के ऊपर? देखिए, नर्सरी के लिए नर्सरी आप दोनों तरह की नर्सरी लगा सकते हैं। सब्जियों की नर्सरी के लिए भी आप काम कर सकते हैं और जो आपके मतलब फलदार पौधे हैं इनकी नर्सरी के लिए भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो होता है वो सपोर्ट करता है और उसकी वेबसाइट पे जाकर आप उसको देख सकते हैं और आप अपनी जो पॉली हाउस, नेट हाउस इनको बना सकते हैं। और उसके लिए हमको कुछ जो मदर आर्चर्ड के लिए भी हमको सपोर्ट मिलता है। मदर आर्चर्ड मतलब हमको मातृ वृक्ष तैयार करने होते हैं। अगर हम आम के पौधे के हमको पौधे तैयार करने तो पहले हमारे पास आम का मातृ वृक्ष होना चाहिए। तो हमें दशहरी या मल्लिका, आम्रपाली, अलग अलग जो वैरायटी हमारे यहाँ चलने वाली होती है तो उनको हम 1 एकड़ 2 एकड़ में उनका पहले हमारे पास पौधे होना चाहिए। कम से कम 10 से 15 साल के पौधे होना चाहिए जिनसे हम कलम प्राप्त कर सके। तो ये हमको पहले तैयार करना होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी जो भी फसल की हमको पौध तैयार करनी है उसके लिए हमको उनका मातृवृक्ष चाहिए होता है। ऐसे ही अगर हम सब्जी की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो सब्जी की नर्सरी के लिए हम 2 तरह की आजकल वो हो गई है सब्जियों की हाईटेक नर्सरी की बात हो रही। तो इसमें पूरा मशीनों से होता है। अगर आप रायपुर कभी जाएं तो ये वीएनआर सीड वालों ने नर्सरी अपना बहुत बढ़िया उन्होंने सेटअप डेवलप किया है। तो पूरा ऑटोमाइजेशन है उनके पास। मतलब जो सब्जियों की नर्सरी है उनकी उसमें जो उनका ट्रेज है वो ट्रेज भरती भी मशीनों से, सिर्फ ट्रे रखते हैं, लेबर सिर्फ ट्रे रखती है। उसमें कोकोपीट, मशीनों से कोकोपीट डाला जाता है, मशीनों से फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर उसके बाद ढकने का काम भी उसको कोकोपीट से मशीनें ही ढकती है और उसके बाद उसमें पानी भी मशीनों से देता है। लेबर उसको उठा के फिर एक रखते जाते हैं और वो पूरा पॉली हाउस में उन्होंने बना रखा है। तो ऑटोमाइजेशन भी बहुत है। हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। अपनी घरों में हम छोटे से एरिया में हम नेट सेट बना लें, नेट सेट बना के उसमें हम नर्सरी डेवलप कर सकते हैं। और अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं जैसे अशोक भैया बोल रहे हैं तो हम उसको पॉली हाउस में करें। और चूंकि आजकल डिमांड बहुत आ रही है नर्सरियों की, जो हमारे छोटे किसान हैं वो हर कोई नर्सरी पैदा नहीं करना चाहता और उसमें दिक्कत भी होती है क्योंकि आजकल जो पहले तो बीज 10 ग्राम आता था और उसमें जैसे हम टमाटर की बात करें तो 6 से 7 हजार बीज होते थे, मिर्ची में 3,500-4 हजार बीज होते थे। तो ये अब हो गया है कि अब एक पैकेट आता है उसमें 2,000 बीज आते हैं।
सब्जियों का अगर आपने देखा होगा तो बीजों के पैकेट आने लग गए और उनमें बीजों की संख्या फिक्स कर दी उन्होंने, पहले ग्राम से आते थे। तो और उसमें जो जर्मिनेशन है, जब हम पैदा करते हैं तो जर्मिनेशन, वाइबिलिटी, ये आखिरी तक जब हम लगाने की कंडीशन तक आते हैं तो पता चला 50% पौधे मर गए। और कई कई बार तो अच्छे से अगर थोड़ा सा एक दिन भी अगर आपने देखने में गड़बड़ी की नर्सरी को तो पता चला आपका 80-90% पॉपुलेशन खत्म हो गई। तो कई बार हम फसल भी लगाने में हमको दिक्कत हो जाती थी। तो इससे बचने के लिए लोगों ने ये रिस्क उस जो नर्सरी सप्लायर है उसके ऊपर छोड़ दिए। तो वो अपना अच्छे स्वस्थ पौधे देते हैं, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट अच्छा है तो वहाँ पे पौधे अच्छे होते हैं। तो वो पौधे को वो 1 रुपए से लेके 1.5 रुपए 2 रुपए तक प्रति पौधे के हिसाब से देते हैं। और वो 114 पौधों की ट्रे आती है, तो वो पौधों को आपको देते हैं और आप पहुंचा के भी देते हैं, उसके लिए अलग से वो फिर कास्ट करते हैं। तो उस तरह से हम पौधों को लाके लगा सकते हैं। और इसका ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, तो हम इसकी अगर इस तरह के काम में अगर हम अपने आप को लगाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें काफी पैसा है। और एक नया ट्रेंड और आ गया है कि चूंकि कई सारी जो सोलेनेसियस मतलब भटा, मिर्ची, टमाटर, इनमें और कुछ हमारे कुकुरबिटेसी मतलब जो हमारी लौकी और लौकी, कद्दू, करेला, इनमें जड़ में जो है सड़न की प्रॉब्लम है। मतलब विल्ट बहुत आता है, बैक्टीरियल विल्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम फंगल विल्ट को तो जो फंगस से होने वाली कवक जनित जो उगता है उसको तो हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं, पर बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, जो हमारे देसी, आपने देखा होगा कि जो भटकटैया जो हमारा देसी पड़ा के जंगलों में लगा होता है, खेतों के आसपास पड़ा होता है, तो इसके जो पौधे हैं ये रूट स्टॉक उनको हम मूल पौधे की तरह उपयोग करते हैं और उसमें फिर हम ग्राफ्टिंग करते हैं जो हमारी अच्छी वैरायटी है उसकी। तो ये आजकल जो हम जैसे अभी हम फलदार पौधों में ग्राफ्टिंग करते थे, आजकल सब्जियों में एक प्रचलन चल गया है। तो ये एक बड़ा काम हो गया है बैक्टीरियल विल्ट से कंट्रोल के लिए। तो हम ग्राफ्टेड पौधों को भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसके भी हम काम शुरू कर सकते हैं और इसमें बहुत पैसा है, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधे जो है वेजिटेबल के जो है, अगर आप भटा, मिर्ची, टमाटर के बेचते हैं तो ये 6 से 10 रुपए तक लोग बेचते हैं। तो इसमें काफी पैसा है। तो इस पर भी हम काम कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। और अगला सवाल आदरणीय सर ने हैंड राइज किया है। मुन्नीलाल भाई साहब ने हैंड रेज किया। आदरणीय रमेश जी आदरणीय मेहरा साहब। जी ओम, सदन को नमन सर। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आप जो जानकारी दे रहे हैं वो भी बहुत किसानों के लिए उपयोगी है। सर मेरा निवेदन यह है कि हमारे पिछले साल हमारे यहाँ पर अशोक व्यास जी आए थे और अशोक व्यास जी ने बालाघाट या रायपुर के पास से जो आप बता रहे हैं इन पौधों को लेकर के आए थे और 10 रुपया प्रति पौधा खरीद के ले गए थे। तो आप बालाघाट में क्या ये काम शुरू हो गया और कहाँ है सर, इसकी थोड़ी जानकारी बताएं। जी ओम। जी बालाघाट में एक ये जो मैं वीएनआर सीड का बोल रहा हूँ, एक फार्म खरीद रखा है 200-300 एकड़ का। तो ये बालाघाट और मंडला के बीच में उन्होंने खरीद रखा है। तो वहां से भी वो कुछ सीड सप्लाई, वो जो ये सीडलिंग है जो नर्सरी है वो सप्लाई करते हैं। और रायपुर के पास में इनका एक चावड़ा बाग के नाम से इनका वो है, तो वहां पर से भी ये वो करते हैं। चाहो तो मैं आपको एड्रेस ग्रुप में डाल दूंगा इनका कि कहाँ पर है करके एग्जैक्ट एड्रेस चावड़ा बाग का। तो वहां से पौधे मंगाए जा सकते हैं। और ये जो 6-7 रुपए वाले पौधे देते हैं, तो ये पौधे ग्राफ्टेड वाले देते हैं। और नॉर्मल जो सीडलिंग है उसको 1 रुपए से मतलब 1-1.5 रुपए से 2 रुपए तक ये बेचते हैं।
जी जी सर जी जी। यही ना, ये जो ग्राफ्टिंग वालों की बात कर रहे थे सर, हम ग्राफ्टिंग पौधे ले गए थे जी। जी धन्यवाद मेरे साहब। और अगला सवाल आदरणीय श्री मंडेलाल भाई साहब सादर जी आज के आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय डॉक्टर राव जी को सादर नमन। सर, आप जो है उद्यान के संबंध में जो हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं ये बाहर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों से महत्वपूर्ण विषय है। मेरा एक निवेदन है कि जब हम सब्जियां या फलदार पौधे लगाते हैं इसमें अधिकतर हाइब्रिड बीजों पौधों का और बीजों का चलन आ गया है। लेकिन जब हमने मिर्ची देखी है या टमाटर देखे हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम देसी टमाटर खरीदने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि देसी टमाटर लाना, हमें देसी टमाटर का, क्योंकि उसका स्वाद और हाइब्रिड का अलग अलग है। सर, तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि जैसे देसी टमाटर और हाइब्रिड टमाटर लगाने में क्योंकि हम चाहते हैं कि हर किसान देसी टमाटर लगाए, तो उसमें क्या असुविधा किसान को हो रही है और इसमें हाइब्रिड लगाने में क्या सुविधा हो रही है? जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। चूंकि अभी आज की तारीख में ये हो गया कि पूरा जो मार्केट है सब्जियों का, ये 95% मार्केट जो है प्राइवेट कंपनियों ने पकड़ के रखा हुआ है। जितने भी सरकारी संस्थाओं के बीज थे, कई सारी अच्छी वेराइटियां हर विश्वविद्यालय से और जो सरकार शासकीय संस्थान है, ICAR के संस्थान है, इनसे डेवलप किए। पर चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नेटवर्क इन संस्थाओं के पास नहीं है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, जो सामान्य किस्में जिसको हम बोलते हैं, हम वैज्ञानिक भाषा में उनको बोलते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, तो जो ओपी वैरायटी है उनका जो प्रचार प्रसार है उतना नहीं हुआ, तो इनका बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास कोई कॉमर्शियल, सामान्य एक सिद्धांत है कि जो चीज बिकेगी उसका उत्पादन होगा, और जो चीज बिक नहीं रही तो उसका उत्पादन नहीं। अब इनके पास विश्वविद्यालयों के पास ICAR सिस्टम में कोई भी मार्केटिंग सिस्टम डेवलप नहीं किया गया, उसमें जो भी कारण रहा हो उसका। पर ये एक कमी रही है कि हमारे जो शासकीय संस्थान है इनमें इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया गया जो उनकी वैरायटी को लेके, उनकी चीजों को लेके मार्केट में जाए और उन पे करे, एक सेपरेट सिस्टम हो। तो क्योंकि रिसर्च वाला मार्केटिंग नहीं कर सकता जिसको जो वो कर रहा, तो ये एक पहलू ये हुआ। दूसरा, हम जितनी भी हमारी जो सब्जियां हैं हम देसी खाते हैं, तो उसमें एक टेस्ट होता है। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन की ओर जाते हैं, उत्पादन जैसे जैसे ज्यादा हम लेते जाते हैं, तो क्योंकि पौधा जमीन से जो सूक्ष्म पोषक तत्व और जो दूसरी चीजें हैं वो उसी अनुपात में लेता है, उस जितनी उपलब्धता होती है उसी अनुपात में लेता है। पर दूसरे तत्व जो है, जो उसको बनाते हैं पौधे को, जो उसको तैयार करते हैं, वो उनकी मात्रा कम होते जाती है। तो ऐसा ही जो ज्यादा दूध देने वाली गायों के साथ होता है कि बहुत ज्यादा अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी जो गुणवत्ता है, जैसे अगर आप एक गौलऊ गाय ले लें, देसी गाय जो 1 लीटर 2 लीटर देती है दूध, और वो गाय जंगलों में चरने जाती है और वहां से आके अपना 1.5 लीटर 2 लीटर दूध देती है, उसके दूध की गुणवत्ता और आपके घर में अगर कोई भी दूसरी गाय, आप देसी हो चाहे कोई भी दूसरी गाय हो, उसके दूध की गुणवत्ता से उसकी तुलना करें, आप पी के देख लें, आपको एकदम अंतर समझ में आएगा, और वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा अंतर होगा। तो हाइब्रिड चूंकि किसानों की आवश्यकता हो गई है, दूसरा उत्पादन बहुत होता है, इनमें कई तरह की रेजिस्टेंसी है, जैसे कीड़े कई में बीमारियां आती है, तो बीमारियों से रोकथाम के लिए दवाइयां कम लगती है, कई कीड़े आते हैं, किसी में कीड़ों से रेजिस्टेंस है। तो ये भी उसमें एक फायदा है कि जब हाइब्रिड्स लगाते हैं तो पता चलता है कि कोई एक बीमारी है, तो उससे इसमें ये बीमारी कम आती है। जैसे अर्करक्षक एक IIHR बेंगलोर ने उन्होंने निकाला है, तो वो 3 जो टमाटर की 3 प्रमुख बीमारियां हैं, पत्ती मोड़ने वाली, और वायरस एक माइकोप्लाज्मा आता है, तो ऐसी 3 बीमारियों से उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो ये
इसके कारण जो है प्रिफर मतलब जो किसान है वो सोचता है कि मैं वैसी वैरायटी लगाऊं जिससे उत्पादन ज्यादा हो, मुझे खर्चा कम हो। तो इस उद्देश्य से हाइब्रिड्स लगाने का प्रचलन बढ़ा है। और अब तो आप जो बाजार में भी जितने देख रहे हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये देसी है, वो देसी नहीं है। एक्चुअली वो देसी जैसा लुक है उसका, उसमें इस तरह के जीन्स डाले गए हैं या इस तरह की वैरायटी से उसका क्रॉस कराया गया है कि वो आपको देसी जैसा दिख रहा है, पर वो देसी नहीं है। एक्चुअली में देसी तो आपको बिल्कुल एकदम गांव में मिलेगा। लोग मतलब कहीं जो वैसे किसानों ने कुछ बीज बचा के रखा होगा तो वहां मिलेगा। नहीं तो सारा जितना भी मार्केट में आपका माल आ रहा है देसी जैसा दिख रहा है, पर वो देसी नहीं है, वो सब हाइब्रिड है। जी भाई साहब। जी, बहुत महत्वपूर्ण सर आपने मार्गदर्शन दिया है हम सब किसान भाइयों को। और एक निवेदन है कि जैसे हाइब्रिड का बीज हर दुकान पर मिलता है, कुछ कैसे भी हो सब्जियों का बीज जरूर देसी किसानों को प्राप्त हो। और हर किसान, हमारा युवा परिवार का किसान तो अपने घर में सब्जी जो है देसी लगाए, ताकि हम अपने जो हमारा मिशन है कि हम अनाज तो चर्चा करने लगे और हमारे किसान उगाने भी लगे हैं, एक एकड़ में लगभग, और तैयारी भी कर रहे हैं, मन बना चुके हैं। सब्जी का भी इसी प्रकार से किया जाए और हम घर में या छत पे या कहीं भी, सब्जी में सबसे ज्यादा केमिकल डलता है, जैसा हमारे विनय कुमार जी वर्मा कहते हैं, तो उससे हम बचाव हो सकता है और हमारा जीवन सुखद रहेगा। ऐसे और निवेदन के साथ आपने मार्गदर्शन दिया, धन्यवाद आपको। जी भाई साहब, एक्चुअली ये सब्जियों के साथ यही समस्या है कि जितनी भी आज की हमारी जो बीमारियां हैं, जो भी हम आज के समय में हम बीमारियां झेल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे एग्रोकेमिकल्स। क्योंकि इनके बचाव के लिए हम दवाइयां डालते हैं, पर इनके रेसिडुअल पीरियड को किसान ध्यान नहीं देता। हम लोग बोलते हैं कि इसको भाई आपने अगर आज डाला है तो ये वाली दवाई को 10 दिन बाद इसको उपयोग, मतलब इसकी हार्वेस्टिंग करना है। ये वाली दवाई डाली है तो 3 दिन बाद इसको कर सकते हैं। ये एक दवाई ऐसी होती है, उसमें जो निशान होते हैं हरा, पीला और लाल, तो इस तरह के वो होते हैं। लाल वेजिटेबल में उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्देश होता है। पर किसान अपने फायदे को देखते हुए कई सारी चीजों को अवॉइड करता है, सिर्फ उत्पादन उसका उद्देश्य होता है। ये एक समस्या है। और बीजों की जहां तक बात है तो कुछ प्रयास चालू है जो हमारे देसी बीजों के संरक्षण के। अगर हमारे किसान भाई कुछ इसमें जो जुड़े हों, वो लोग भी अगर 1 एकड़ में, आधा एकड़ में अपनी देसी जो हमारे क्षेत्र में होती है उन किस्मों का थोड़ा थोड़ा बीज कहीं से मिल जाए, हमारे रिश्तेदारों से मिले, जहां से भी थोड़ा सा 10 ग्राम हमको टमाटर का बीज मिल गया, 10 ग्राम मिर्ची का मिल गया, भट्टे का मिल गया, तो इनको हम लाके अपने यहाँ लगाएं और फिर उसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा थोड़ा उसको बेचने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से ये फिर से पुनर्जीवित हो सकता है। और कई संस्थाएं भी इसमें काम कर रही है और एनजीओज भी कुछ इसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रयास हो सकता है। शासकीय स्तर पर हमने भी जो एक वैरायटी का एक रिसोर्स होता है एनबीपीजीआर में, राष्ट्रीय जो पौध अनुवांशिकी संस्थान है नई दिल्ली में, वो लोग भी जीन बैंक के रूप में इनको इकट्ठा करते हैं। तो वहां पर भी हमने कई किस्में पहुंचाई, पर वो किसानों के पास नहीं जाएगी। उसके लिए हमको कुछ क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे कि अपने क्षेत्र की जो किस्में हो उनको हम थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ लगा और उनको बचा के रखें। तो उसके लिए अगर हमारा योगाहार परिवार भी अगर उसमें कुछ हाथ बटा सकता है तो निश्चित रूप से बड़ी, मतलब एक बड़ा काम होगा कि ये जो हमारी देसी किस्में हैं टमाटर, जो कई तरह के जो हमारे क्षेत्रों में टमाटर होते हैं देसी भट्टे की, कम से कम हमारे हिंदुस्तान में भट्टा हमारी प्राचीन किस्म है, हमारे उद्गम की है। तो इसमें बहुत है हमारे यहाँ, तो इसको हम जरूर देख सकते हैं कि कैसे हम इसको वो कर सकते हैं। तो ऐसी जो हमारे उद्गम की चीजें हैं उनमें तो निश्चित रूप से हमारे पास जो वेरिएशन है उनको हम संचित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। जी बहुत सुंदर सर। और आगे आदरणीय भगवंत भैया जी सादर आमंत्रित है। जी भगवंत भैया, आप जी जी बहन जी, मेरा सदन
आपको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज के युवाचार बहन जी ने बहुत अच्छा योग करा है और बहुत अच्छी चर्चा जानकी के बारे में चल रही। इसमें थोड़ा मुझे धनिया की जो बुआई में बीच में बताया था, एक धनिये के 4 टुकड़े तक कर सकते हैं, उसमें थोड़ा भ्रम हो गया, तो उसका समाधान चाहता हूँ। धनिया के 2 टुकड़े ही हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते। तो वो मुझे लगा कि कोई नया बीज आ गया। आप उसको एक बार 10-20 धनिये को जमीन के ऊपर रख के लकड़ी से ऐसा गोल घिस के देखिए, आपको मतलब उसमें जो एक बीज में 4 से 5 मतलब उसके वो है, मतलब अगर आप धनिये का सीड जो लेते हैं ना, उसमें आपको मतलब जो बीज होंगे उसमें 4-5 बीज होते हैं। 4-5 बीज हुई। अभी तक तो हमने 2 ही देखे हैं। एक धनिया को फोड़ो तो 2 निकलते हैं, उससे ज्यादा निकालेंगे तो फिर निकलता। आप म्यूट करके सुने, भगवान दास जी म्यूट कर लिया करें और फिर बोले तो आवाज थोड़ा, नहीं तो। हाँ जी सर। ये कुशवाहा साहब, ये धनिये को अगर आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि आप लोग प्रायोगिक हैं, खेतों में आपने मुझसे ज्यादा खेती देखी है, थोड़ा सा उसको देखिए एक बार। आप धनिये को बीज को वो करके उसमें आपको 2 से ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि धनिया द्विबीजपत्री नहीं है। उसको अगर आप उसके बीज को तोड़ेंगे तो वो उसमें आप उसको खोल के देखिए, आप उसको या तो पहले फुला लीजिए और फिर उसके बाद देखिए उसमें कितने भाग हैं। आप उसमें देखेंगे ना तो उसको अलग अलग पार्टों में वो होगा, तो 2 से ज्यादा उसको टुकड़े में तोड़ना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। उसी में भ्रम था मुझे कि ये तो 2 ही दलिए है, तो नहीं हो सकता। जी धन्यवाद, जरूर मैं करूंगा प्रैक्टिकल। धन्यवाद और अगले सवाल के लिए आदरणीय अजीत कुमार जी। जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आवाज नहीं पहुंच रही है, तो सुमित वर्मा जी को स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। मैं जैसे अपने खेत में विभिन्न फलों के पौधे लगाना चाहता हूँ, तो उद्यानिकी विभाग में संपर्क किया था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे योजना ऐसा है कि एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसा कुछ है, तो उसके हिसाब से ही पौधे और जो भी सुविधाएं हैं वो मिलेंगे। तो मुझे अधिक से अधिक शासन की योजनाओं का लाभ हो, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए कि पौधे मिलने में और उसके रख रखाव में जो भी सुविधा हो सकती है शासन की योजनाओं का, वो कैसे अप्लाई करना चाहिए? केंद्र स्तर के लिए अलग करना चाहिए, राज्य स्तर के लिए अलग करना चाहिए क्या? और मैंने एमपी किसान ऐप में अप्लाई किया था, वो पर्याप्त है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कुछ और करना चाहिए ऑफिस में जाकर? बिल्कुल, बहुत सही आपका प्रश्न है। हम क्या है, मध्य प्रदेश शासन की कुछ योजनाएं हैं, वो तो आप इससे एमपी किसान ऐप से आपको मिल जाएगी, और उसमें निश्चित रूप से अभी हमारी जो सरकार है उन्होंने ये किया है कि ये एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत तो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, पर बाकी फसलों को बंद, मतलब उनको बंद नहीं करना है, उनको उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इस फसल पे विशेष जोर दिया जाए और इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं दी जा रही। पर जो दूसरी फसलें हैं उनके भी पौधे और बीज उपलब्ध आपको कराए जाते हैं। दूसरा, अब वो कितना टारगेट होता है, कितना पैसा उनके मतलब शासन से उनको निश्चित, क्योंकि हर जिले में एक निश्चित टारगेट मिलता है कि इतना एरिया आपको इस सब्जी के लिए, इतना एरिया आपको इस सब्जी के लिए, फलों के लिए इतना हेक्टेयर एरिया, तो वो टारगेट फिक्स होते हैं, और उसमें फिर अलग अलग तरह के सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है, या फिर वो पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस तरह से करते हैं, तो 2 तरह की चीजें उनकी चलती हैं।
तो ये शासकीय नियम है, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि आप कोई भी प्रपोजल बना के उद्यान की फसलों का कि हम इतने हेक्टेयर में ये सब्जी फसल लेना चाहते हैं, या आप नेट हाउस लगाना चाहते हैं, पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट आप जिस तरह का भी आपको ऐसा लगता है एक प्रोजेक्ट बनाकर उसमें हॉर्टिकल्चर बोर्ड में सबमिट कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट के बेस पे आप NHB की वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके प्रोजेक्ट भी बने बनाए उनके प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इनकी वेबसाइट है, इस पर आप जाके देखेंगे तो इस पे उनके बने बनाए प्रोजेक्ट भी हैं, उससे आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। और कास्ट नार्म थोड़े से आप देख लें, उनके कास्ट नार्म होते हैं कि इतनी इस चीज की इतनी कास्ट है, इस चीज की इतनी कास्ट है। रिसेंट के देखेंगे, पुराने वाले शायद ओल्ड रिवाइज हुए हैं, तो उसको देख के और उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट बना के सबमिट करेंगे तो वो आपको उस स्कीम का फायदा मिलेगा। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। और जी डॉक्टर साहब, मैं भी एक और सवाल पूछती हूँ कि जो हम देसी बीज रहता है वो घर में रहता है, तो हम किसी किसान से सलाह से लेते हैं तो हमें उनकी खातिर हो जाती है कि देसी बीज है और ये पूरा नेचुरली है। और मगर जब हम मार्केट से कहीं नर्सरी से लाते हैं तो फिर हमें कैसे पता होना चाहिए कि ये जैविक जैसे ये बीज देसी बीज है कि पौधे है या हाइब्रिड है, इसके बारे में आप बताएं। जी बहन जी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब हम लोग भी नहीं कर सकते उसको अलग अलग की ये देसी है। और बीज देख के पौधा देख के जब उत्पादन होगा तो उस समय एक आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादातर जितने हाइब्रिड्स हैं आपके, जितने भी आपने हाइब्रिड्स जो भी जिसके टमाटर के हाइब्रिड्स हैं, तो इनमें टमाटर के अगर हाइब्रिड देखेंगे तो आपको इनको छिलका जो है वो गूदा मोटा होगा। पहले जो टमाटर हमारे आते थे उसका जो छिलका होता था वो पतला होता था, अंदर का जो गूदा होता था वो जैसे ही हम 2-3 दिन रखते थे, 2 दिन के बाद टमाटर गीला होके खराब होना। इसमें कीपिंग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया। तो आज की तारीख में हमारा टमाटर अगर हमारा टमाटर मैच्योरिटी पे टूटा है, थोड़ा सा हरा लाल तोड़ते हैं, हल्का सा टर्निंग होता है, तब उसको हार्वेस्टिंग की जाती। तो उस समय टूटता है तो वो 1 हफ्ते 10 दिन तक इसको रख सकते हैं। तो ये इसको बढ़ाया है। तो ये कीपिंग क्वालिटी चूंकि देश के दूसरे कोनों में भी सब्जियां चली जाए, इन सब चीजों को देखते हुए और जो हमारी देसी वैरायटी में ये गुण नहीं है कि उसको हम ज्यादा दिन तक रख सके। तो ये एक पॉइंट था जिसके कारण ये हमें मतलब जो हाइब्रिड्स ज्यादा चल रहे हैं। और पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है बहन जी, पौधे देख के पहचानना बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि बाजार में जो माल आ रहा है उसको भी देख के नहीं पहचान पाते। हम भी बाजार में कई बार जाते हैं तो हमको जो अभी भटे आ रहे हैं, तो भटे में जितने देसी टाइप के थे उतने देसी टाइप के भटे के हाइब्रिड्स बन गए। आप जो भी बाजार में देखते हैं कि देसी टाइप का भटा है, आपके क्षेत्र में जैसा पाया जाता है वैसा दिखेगा, लेकिन वो भी हाइब्रिड है। तो ये इसमें वेजिटेबल्स में बहुत मुश्किल है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 95% नहीं 99% से भी ज्यादा इसमें हाइब्रिड्स का कब्जा हो गया है। जी 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 बहुत सुंदर। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं सब्जियां लाते हैं तो हमें एक्चुअली पता होता है कि ये जैसे कि हाइब्रिड है। टमाटर भी अगर देखेंगे तो जो देसी वाले हैं वो गोल रहते हैं, उसका जो ऊपर का जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, और जो हाइब्रिड रहते हैं वो उसके कड़क रहते हैं। तो ये हमें पहचान होती है कि ये कौन से लेने हैं हमारे लिए, कौन से इसके लिए सब्जियों का तो पता चल ही जाता है, मगर पौधे का नहीं होता है। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है अगला सवाल आदरणीय करते हुए मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को साझा करती हूँ। धन्यवाद। भुवनेश्वर राय जी तक मेरी आवाज आ रही है? जी आदरणीय डॉक्टर चतुर्वेदी जी महाराष्ट्र से।
विजय सर, आप सादर आमंत्रित है। आवाज आ रही है विजय सर? सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही। आदरणीय शरद भैया। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और डॉक्टर साहब, हम लोग देसी चीजों में ज्यादा काम करते हैं, जैसे बल्लर हुई, और देसी बेलों से किसानों को भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। और देसी में कोई बिल्ट वगैरह या अदली प्लेट ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मोजक जो होता है वो आता है डॉक्टर साहब देसी वैरायटियों में। जैसे गिलकी जो देसी है अपनी एनएससी की ओपी वैरायटी है, तो उनमें भी वो जो मोजक जो आता है, तो उसके लिए क्या चीजें अपन कर सकते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि ये हाइब्रिड का जन्म होने का भी बहुत बड़ा रीजन वायरस रहा है। क्योंकि वायरस जनित जितनी बीमारियां हैं, इनके रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसको स्टोरेज करना, वो और दूसरा कारण था जो वायरस जनित जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं, तो इनके लिए मुझे कहा है वो ये इनके लिए हम हाइब्रिड का जो हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर ज्यादा किया। अब हम अगर मोजेक की बात करें तो जितना वायरस है, हमने जो मेरी मान्यता है और हमने जो देखा है, जहाँ भी वायरस का अटैक होता है तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन अगर कम हो तो वायरस जल्दी अटैक करता है। तो हम थोड़ा सा उसके पोषण पर ध्यान दें कि पोषण की क्या स्थिति है। अगर पोषण अच्छा होगा तो ये कम आएगा तुलनात्मक रूप से। दूसरा, जो रस चूसक कीड़े हैं, क्योंकि वायरस अपने आप कहीं नहीं जाता, तो जो आप अभी ट्रैप्स लगा रहे हैं, जो येलो स्टिकी ट्रैप है, ब्लू स्टिकी ट्रैप है, ये जो अलग अलग तरह के ट्रैप हैं, इनका प्रयोग अगर हम थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि इनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। कि हम अगर ट्रैप्स लगाते हैं तो इसमें बोलते हैं कि 150 से 200 आपको स्टिकी ट्रैप लगाने हैं पर एकड़। तो ये संख्या अगर हम उनको अगर हम वो करते हैं तो निश्चित रूप से हमको इनको कंट्रोल करने में, इनको मैनेज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर हम व्हाइट फ्लाई जैसिड्स इनको हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर व्हाइट फ्लाई और जैसिड से हमारे वायरस मूव करते हैं। तो हम दोनों को इनको अगर कंट्रोल करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। क्योंकि जो नीम ऑयल है ये भी रिपेलेंट का काम करता है। नीम ऑयल के अलग अलग तरह की चीजों को अगर हम इस पे स्प्रे करते हैं और कंटिन्यू, मतलब हम हर 15 दिन में अगर इस पर ध्यान देते हैं कि हम इनका नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, तो जो रस चूसक कीड़े हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और जो बीमारी है उसका ट्रांसमिशन एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं होगा। तो चूंकि देसी में समस्या तो है, क्योंकि ये उसके लिए ससेप्टेबल है, उसके लिए ज्यादा ग्राही है, इसमें ज्यादा जल्दी से बीमारियां, जो वायरस जनित बीमारियां जल्दी आती है। तो न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। और दूसरा, जो हमारे इंसेक्ट वेक्टर है, तो वेक्टर को अगर हम संभाल पाएंगे तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। और जो हमारे निमास्त्र और जो ब्रह्मास्त्र जो हम बना रहे हैं, ये भी बड़े अच्छे काम करते हैं इन पे, क्योंकि एज ए रिपेलेंट काम करते हैं, मारते नहीं हैं। तो मैनेजमेंट का एक तरीका यही है कि हम इस पर काम करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा इसमें, आपके वायरस वाले में, मोजेक और दूसरी डिसीज में। जी, ये बल्लर जब हम लगाते हैं डॉक्टर साहब, तो हमारी बल्लर बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और इसमें हमने अधिकतर ये देखा है कि जैसे आयुर्वेदिक में जो जड़ें का उपयोग होता है, तो क्या बल्लर की जड़ों का भी उपयोग हो सकता है? जैसे हमने देखा है कि हम बल्लर के बीज हैं, तो अब बीज का भी अपने सदन से हमने थोड़ी सी इसमें हमें ऊर्जा मिली है।
कि हमारे बीज का भी हम पंजीयन करा के और इसको बीज प्रमाणीकरण में बीज लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा भी होने जा रहा है। दिनेश सर के मार्गदर्शन में हमारा ये प्रमाणीकरण का काम चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे बल्लर की जो जड़ है, तो जड़ से भी हम लोग जैसे कुछ आयुर्वेदिक में बताते हैं कि इसकी जड़ बहुत मूल्यवान होती है। तो इसका कहाँ पे क्या रिसर्च सेंटर है या कोई कैसे इससे हम संपर्क करें कि ये बल्लर की जो जड़ें होती हैं इनका किस चीज में उपयोग कर सकते हैं हम? अभी तक तो भैया मैंने भी कुछ इसकी जड़ों के बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं है। इसकी जड़ें कहीं आयुर्वेद में उपयोग हो रही है या किसी दूसरे में, क्योंकि जितनी भी हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप है, जैसा हम सब जानते हैं कि इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सॉइल न्यूट्रिस को एनरिच करती है, नाइट्रोजन को बढ़ाती है और दूसरे भी जो पोषक तत्व है मैग्नीज और दूसरे पोषक तत्वों को भी इम्प्रूव करती है। पर इसका मुझे भी देखना पड़ेगा। क्षमा चाहूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में अगर मुझे जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। और जो वैरायटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो वैरायटी के लिए सर्टिफिकेशन के लिए आपकी वैरायटी रिलीज होना आवश्यक है। पहले आपको उसको वैरायटी रिलीज कराना पड़ेगा। और किसान की वैरायटी रिलीज होती है क्योंकि लोकल अगर जो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जानी जाती गेहूं की किस्म है, वो लोक भारती इंस्टीट्यूट का एक जगह है, उसके द्वारा रिलीज की गई थी। तो हम अपनी वैरायटी को रिलीज कर सकते हैं। आपकी उस प्रक्रिया में जाके वैरायटी रिलीज, स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी होती है और नेशनल वैरायटी रिलीज कमेटी होती है। इसमें आप उसको ले जा सकते हैं और वहां से आप अपनी वैरायटी को रिलीज करा सकते हैं। वो आपके नाम से नोटिफाई हो जाएगी और आप उसका बीज उत्पादन करके फिर कहीं भी बेच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमें इसमें क्या, जैसे बल्लर हम लोग इसको अर्ली निकालते हैं और किसानों को और हम लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो बल्लर से हमें पैसा मिलने लगा और उसके बाद फिर बीज से भी हमें पैसा मिलने लगेगा और बीज से मिल रहा है पैसा, और हम चाह रहे हैं किसान को जड़ से भी पैसा मिलने लग जाए। अगर ये 3 चीजों से पैसा मिलता है तो किसान को जैसे जड़ के लिए अलग से पौधा नहीं लगाना पड़ता। जब बल्लर एंड में जा रही है तो वो जड़ें कलेक्ट कर सकता है और जड़ों से भी कुछ अगर ऐसी कोई रिसर्च सेंटर हो अपना या ऐसा कोई हो तो इस पे अभी आप कभी मार्गदर्शन जरूर करिएगा। जी ओम प्रणाम। जी धन्यवाद शरद भैया। और अभी मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सासाराम से करती हूँ आज के हमारे संवाद करने के लिए। आगे तो पवन कुमार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रोशन लाल जी, आपका बहुत अभिनंदन, क्योंकि इस तरह के खुले सत्र लेके बहुत सारी लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे होते हैं उनका एक समाधान हो पाता है। और एक पूर्ण रूप से जिसको हम कहते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी प्री प्लानिंग के अगर हम बातचीत भी करते हैं समय समय पर, तो उसका भी निश्चित रूप से लाभ मिलता है। मुझे लगता है कि हमें एक सत्र और करना चाहिए जिसमें हम कृषि की विभिन्न विधाएं, चाहे वो रासायनिक खेती है, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती है, अप्राकृतिक खेती है, और इन सब चीजों की जो तुलनात्मक फायदे रहे हैं या नुकसान रहे हैं, या जो किसान इसको अपनाने का प्रयास कर रहा है, उस तरफ हमें कैसे बढ़ा जाए, इस पर हम आने वाले समय में बातचीत करें। क्योंकि अभी मैं एक न्यू आर्टिकल देख रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि पंचगव्य है, बीजामृत है, ये भी प्राकृतिक खेती का हिस्सा नहीं है, जैविक खेती का हिस्सा नहीं। तो ये चीजें आई थी, हमारे सुभाष पालेकर जी का शायद कोई ग्रुप था, उसमें इस तरह की चर्चाएं हो रही। मुझे लगता है कि हमें जमीनी स्थिति को देखते हुए और लोगों की जो अभी करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हुए, अनुभव को देखते हुए, हमें इन सब विधाओं पर एक खुली चर्चा सत्र लेना चाहिए, जिससे कि अब आगे हम क्या रास्ते में जा रहे हैं और कौन सा रास्ता सबसे सही उपयुक्त है। हालांकि ये सब अनुभव आधारित बातें हैं जो कि किसान अपनाता है, लेकिन फिर भी हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो मैंने पूर्व में भी ये मैं सोचता था कि हम
जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल खेती के पक्षधर हो, कोई जैविक खेती के बहुत ज़्यादा पक्षधर हो, कोई प्राकृतिक खेती के बहुत पक्षधर हो, तो ऐसे में उनके साथ संवाद करके से पूछा जाए कि उनके हिसाब से उनके क्या अनुभव आ रहे हैं, और उसके आधार पर शायद हम साथ मिलकर के चर्चा के आधार पर हम अपना एक रास्ता बना सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, या कौन सी चीज़ों को हमें प्रकृति के साथ रहते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से मैं केमिकल फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई जगह पर उससे उत्पादन बढ़ा है, इससे भी कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन उससे फिर रिस्क हमारे क्या-क्या आ रहे हैं। इस तरह से प्राकृतिक खेती की भी जब हम बात करते हैं तो उसके हमारे क्या-क्या रिस्क, इन सब चीज़ों पर अगर हम आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, कोई बाहर से भी किसी जानकार को लाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक फ़ायदा सबको मिल पाएगा और हम एक सही रास्ते में, सही दिशा की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, और उससे जो अनुभव लेंगे, उसका शायद आने वाले समय पर और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज की वार्ता के लिए बहुत अच्छा, और मेरा एक छोटा-सा सुझाव है, इस पर भी सदन बातचीत करेगा, चर्चा करेगा, तो आने वाले दिनों पर इस पर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय आपका। निश्चित रूप से आपका मार्ग इस मंच को हमेशा नई ऊंचाइयों को ले जा रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरी तो अभी मतलब समझ उतनी नहीं है, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि सारा नया खराब नहीं होता और सारा पुराना अच्छा नहीं होता। तो हम इसको भी थोड़ा सा, इस जो पुराना एक वाक्य है, इसको भी थोड़ा सा लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके समावेश के साथ अच्छी चीज़ों को ले जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद आपका डॉक्टर जी, बहुत सुंदर चर्चा हुई। आगे सर आपका हैंड राइज है, स्वागत है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। दो बातें थी। एक तो पवन सर में नेचुरल फार्मिंग के पैरामीटर का जो कि लास्ट डेट है 26, उसका ड्राफ्ट बन गया है। मैं चाहूंगा कि सदन में भी अपन ने पहले उसको सर्कुलेट किया था और लोगों से अपील की थी कहीं पर क्या सुझाव है तो लाइए करके। तो अगर संभव हो पवन सर की उपस्थिति, तो कल अपन इस पर चर्चा करें। तो पवन सर उपलब्ध था और बाकी लोगों से आग्रह है वो ड्राफ्ट के बारे में जो भी जानकारी है तो पवन सर के पास भेजे, मैं भी कुछ जानकारी दूंगा और उसके आधार पर अगर संभव हो तो कल करेंगे, नहीं तो परसों, क्योंकि दो दिन में चर्चा अगर हो जाती तो उसको कंपाइल करके पवन सर के आगे। और आज का दूसरा जो विषय है कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो आज उन्होंने टमाटर के बारे में और बाकी सब जो जानकारी दी है। सर जी, मेरा एक नम्र निवेदन कि आपने जो बोला कि थिक स्किन वाली वेराइटीज मैक्सिमम हाइब्रिड में ही बनती है, सर निश्चित रूप से बनती है, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन सर एक जो एक डायरेक्शन होना चाहिए सभी ब्रीडर्स के लिए, क्योंकि मैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई बार गया और वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ बात की, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो हाइब्रिड्स निकालते हैं उसके लिए जो प्रयास होते हैं, तो वैसे स्ट्रेट वेराइटीज निकालने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो उसकी अपेक्षा में बहुत कम होते हैं। अगर बैक क्रॉस हाइब्रिड के साथ में बैक क्रॉस करने के लिए हम, क्योंकि सर मैं भी विज्ञान का और जेनेटिक्स का अध्यापक हूँ, इसलिए मैं बोलता, तो निश्चित रूप से 9-10 साल में या 12 साल में ऐसी जो स्ट्रेट वेराइटी है वो स्ट्रेट वेराइटी अपन निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेट वेराइटीज निकालने के अलावा सभी वैज्ञानिक मैक्सिमम 99% जो गवर्नमेंट एजेंसीज के होते हैं वो हाइब्रिड के तरफ ही क्यों मुड़ते हैं? इसके एकेडमिक रीजंस हो सकते हैं कि क्या है, उसके पब्लिश पेपर्स हो, उसके प्रमोशंस हो, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ तो निश्चित रूप से पता है कि रिसर्च में 4 साल 8 साल के बाद में जो प्रमोशंस होते हैं शायद उसके लिए हमारी वेराइटीज बतानी पड़ती है, तो इसके लिए शायद लोग हाइब्रिड की तरफ हम झुकते हैं। लेकिन किसानों का यदि देखना है तो किसानों को स्ट्रेट वेराइटीज में यदि लेके जाना है तो उनके हाइब्रिड्स के माध्यम से जो परमानेंट स्ट्रेट वेराइटी है
चेन निकालना जरूरी है। बात रही प्रोडक्टिविटी की, तो उसमें दूसरा भी एक मसला है कि भाई हाइब्रिड में हम कम पौधे लगाते हैं। इसके अलावा हाई डेंसिटी प्लांटिंग जिसको बोलते हैं, कि स्टेट वेराइटीज में ज्यादा अगर पौधे लगाए गए तो निश्चित रूप से उसकी भी उत्पादकता उतनी ही है। ऐसा कई प्रयोगों में देश विदेशों में बताया गया है। तो स्टेट वेराइटीज भी फिक्स चीन वाली टमाटर की उपलब्ध हो सकती है, या इसके बारे में अगर जानकारी है तो आप यहाँ पे विजिट करें। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया सुझाव है आदरणीय आपका। निश्चित रूप से ये चीजें बड़ी मतलब प्रासंगिक है। इसमें यही समस्या है, जैसा मैं पहले भी कहा था कि हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हमारी ओपी वैरायटीज है, इनको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हमारी लोकल जर्मप्लाज है, इसको हम कोई भी वैरायटी रिलीज करते हैं तो ये इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं अगर आज यहाँ से कोई वैरायटी रिलीज करता हूँ तो मैं उसके बीज को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कैसे वो करूँ, क्योंकि वो एक अलग चेन है, मार्केटिंग एक अलग चेन है। और प्राइवेट कंपनीज के पास इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो अपनी रिसर्च करते हैं, अपना प्रोडक्ट वो करते हैं, और ज्यादातर इनके पास जो लाइनें हैं वो सारी इन्होंने किसी न किसी रूप से जो हमारे पब्लिक के जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान है इनसे उन्होंने ये लाइंस या तो चोर के ले गए हैं या अपने संसाधनों से उसको वो किए हैं, पर वो वहीं से एक्सप्लॉइट करके उन्होंने उन चीजों को डेवलप किया है। तो आज जितने भी हाइब्रिड बन रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं क्रॉस करने के लिए पेरेंट्स की जरूरत है। और पेरेंट्स इन्होंने कहाँ से लिए हैं, तो पेरेंट्स उन संस्थानों से लिए हैं जो बड़े संस्थान है, पंतनगर है, हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, दूसरे जितने वेजिटेबल के रिसर्च आईसीआर के संस्थान है। तो इनमें कई वैरायटियां, पहले ये ऐसा था कि संस्थान में लोग ज्यादा थे, वैरायटीज एक हमारे JNKU में टमाटर की करीब 400-500 लाइनें हुआ करती थी, मिर्ची की 600-700 लाइन हुई थी। अभी शरद भैया बल्लर की बात कर रहे थे, बल्लर की 200-300 लाइनें हुआ करती थी। तो ये सब कई सारी वैरायटियां हैं जिसकी 40-50 शकरकंद की वैरायटियां वो लाइनें हुआ करती। तो वो जो जर्मप्लाज था वो धीरे धीरे लोग कम होते गए, मेंटेनेंस नहीं हुआ। तो ये सब मेंटेनेंस ब्रीडिंग का काम है, और मेंटेनेंस ब्रीडिंग में आदमी लगता है, रिसोर्स लगता है। प्राइवेट वाले उसको अपने हिसाब से करते हैं और उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हाँ, सरकारी में ये है कि अगर हमको वैरायटी रिलीज करना है तो हमको प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और प्राइवेट वाला आज 90% जितना भी आप हाइब्रिड देख रहे हैं सारा TL है, मतलब ट्रूथफुल लेवल सीड है। वो कोई भी सर्टिफाइड और कोई भी वैसा नहीं है कि जो रिलीज्ड है और उसको वो किया जा रहा है। तो वो सारा मटेरियल TL का बेचा जा रहा है। तो उसमें वो जो अभी जो सीड एक्ट आया भारत सरकार का, सीड एक्ट जो पास हुआ है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। तो जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन में हो जाएगा बहुत दिक्कतें हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं जिसके कारण आज हमको ये जो अच्छा किसानों की बात करें तो किसान वो चीज लगाना पसंद करता है जिसमें उसको ज्यादा पैसा मिले। हम मतलब 90% किसान की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी 10% है हमारे जैसे कि जो उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं हम ओपी लगाएंगे, ओपी से ज्यादा पैदा करेंगे। पर 90% मेरे कांटेक्ट में जो किसान है, मैं जिनसे बातें करता हूँ, लोग हमेशा यही बात करते हैं कि भाई नहीं हम तो ये लगाएंगे और इससे हमको ज्यादा फायदा होगा। आप तो वही बताओ जो ज्यादा उत्पादन देती हो। जी मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर DD शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र सोलन हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। प्रिंसिपल फार्म मैनेजर के पद पे हूँ। डॉक्टर साहब, आप कृषि विज्ञान के डॉक्टर रोशनलाल यादव जी, आप भी कृषि के हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी ये हाइब्रिड और ओपी पॉलिनेटेड वैरायटी की जो रेवोल्यूशन है, ये हमारा सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आप तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन जो हमारे प्रशासनिक बड़े उच्च पदों पे बैठे लोग हैं, जो सरकारी संस्थानों में आपने कहा कि मैन पावर की कमी है, और ये बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने ये देखा है कि आज हाइब्रिड ही हाइब्रिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हाइब्रिड के सामने जो है वो अब टिक नहीं पाती है।
हालांकि सीरियल्स में अभी भी कुछ बचे हैं, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि जो हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स है उसमें तो कुछ ले दे के मेरे ख्याल से ये लेग्यूमिनस क्रॉप ही बची है जो अपनी वो जो उसकी योग्यता है और उत्पादन क्षमता है। सिवाय यही जो आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, इसी में अभी तक बीज की जो उपलब्धता है वो सारी ओपी पॉलिनेटेड में है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो हमारे हजारों जो वैरायटियां हमारी इंडिजिनस वैरायटियां थी, उसको हम लोगों ने ही प्राइवेट कंपनी में किस तरह से वहां तक पहुंचाया गया है, कुछ इंपोर्ट हुई है। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार को अब सोचने की जरूरत है कि हम क्या पब्लिक सेक्टर को इतना ज्यादा पीछे कर रहे हैं कि कंपनियों को ही ज्यादा महत्वता दे रहे हैं। ये भी एक विषय, सोचने वाली विषय। एक बात सही कही कि हमारी जो अपनी, अब किसान अपनी वैरायटियां तैयार करे ना करे करता है। अब ऐसे ऐसे उदाहरण आपके झारखंड छत्तीसगढ़ में है जिन्होंने एक अशिक्षित महिला ने भी धान की वैरायटियां सुरक्षित रखी है, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि सारे जो हमारी जो ये समस्या है, हम अपने आप ही इसमें उलझ गए हैं। तो नो डाउट, अब अगर आप टमाटर की बात करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश में एक सोलन गोला के नाम से वैरायटी होती थी डॉक्टर साहब, अगर आपको याद है। आज उस बीज को ढूंढने में पूरी यूनिवर्सिटी या कुछ तरस रहे हैं कि उस वैरायटी का जो असली बीज था कहाँ है, कहाँ चला गया वो। मेरा तो यही सुझाव है कि हम किसी भी मंच में अगर बात करें तो यही बात करें कि भाई जो हमारे सरकारी संस्थान है, आईसीआर है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो एक पपेट शो बन के ना रहें। और बन भी रहे हैं तो नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं, जैसे पवन जी ने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है या केमिकल खेती है, इसमें बड़ी बड़ी उलझने बन गई है। तो वो मेरा यही सुझाव है कि डॉक्टर किशोर दुबे जी ने एक सुझाव दिया कि भाई होना चाहिए, लेकिन कई समस्या हैं। तो मेरा यही सुझाव है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। आपने यहाँ किसान उपस्थित योगाहार के सदस्यों को आज का ये कार्यक्रम में उद्यानिकी की से जो समस्या है उसके बारे में रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो सर। निश्चित रूप से हमारी जो दुबे साहब, एक मिनट, हमारा जो देश में, पूरे देश में जो रिसर्च हो रही है, हमारा जो मैं पढ़ रहा था कि 0.3% है हमारा रिसर्च इन्वेस्टमेंट। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों, सारी रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं, हम चाहे इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात हो, जितना भी है पूरी दुनिया में सारे जो देश हैं वो जो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च और हमारी रिसर्च, हम 0.3% हमारा जीडीपी का रिसर्च में लगा रहे हैं। दूसरे देश जो हैं, चाइना 4.7 लगा रहा है, दूसरे देश अलग अलग अपनी रिसर्च में पैसा लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम क्या मांग के ही रिसर्च पे काम चलाएंगे, तो ये निश्चित रूप से भविष्य का विषय है। क्योंकि जब भी हम टेक्नोलॉजी मांगेंगे, आप एक केमिकल नया आता है मार्केट में, कोई भी नया केमिकल आता है, कोई मेडिसिन आती है मार्केट में, तो वो शुरू में जब स्टार्ट होती है तो वो 2 रुपए की अगर मेडिसिन होगी तो आपको 20,000 रुपए की मिलती है। तो ये केमिकल्स में, जो केमिकल्स स्टार्टिंग में आते हैं, वो केमिकल्स पता चलता है 20,000 रुपए लीटर है। जब 10 साल बाद वो केमिकल यूज में आने लगते हैं तो पता चला 500 रुपए लीटर बिकना शुरू हो जाता है। तो ये जो शुरू का पैसा जो लिया जाता है, वो सब जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है इनसे लिया जाता है, और ये एक बड़ा काम चल रहा है। तो जितना पैसा वो खर्चा करते हैं उससे हजारों गुना पैसा वो हमारे देशों से लूट के ले जाते हैं। तो ये इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, भाई साहब। जी आदरणीय जी, सादर प्रणाम। क्या मेरी आवाज वहाँ पे आप पा रही होगी? जी धन्यवाद जी।
आज के हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर चर्चा रखी है और किस तरह से किसान भाई जो नर्सरी को डेवलप करके इस क्षेत्र में अपने उत्पादों की निश्चितता के साथ ही आय का सृजन कर सकते हैं, ये बात आपने आगे बढ़ाई और अन्य बातें भी रही। और वास्तव में जो अभी आपकी चर्चा डॉक्टर डी शर्मा सर और आपकी चर्चा रही है और दुबे सर की जो चर्चा रही है, क्योंकि मैंने लगभग कुछ विश्वविद्यालयों में ये अध्ययन किया अपने लिए कि किस तरह से बीजों की जो लाइन्स हैं आगे बढ़ रही हैं, खासकर पंतनगर विश्वविद्यालय में और जो विवेकानंद कृषि संस्थान में और दूसरे विश्वविद्यालय में और केवीकीज में और आईसीआर में। जो वैज्ञानिक हैं वो निस्संदेह ये बात रखते हैं कि जो हमारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, किसी न किसी रूप में उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। कल भी मैं कुछ कृषि वैज्ञानिक बंधुओं से मिला था, ऑनलाइन वार्ता में था, और वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने अच्छे एसेट्स हैं, विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन जो हमारी फाइल का घूमना होता है तो वैज्ञानिकों को भी इसमें रोड़ा लगता है। यानी प्रैक्टिकल और जमीन में हो रहा है अलग है, लेकिन जो प्रैक्टिकल फाइल के माध्यम से आगे जाता है तो उसमें हमारे वैज्ञानिक भी, कृषि वैज्ञानिक भी, अधिकारी भी हतप्रभ रह जाते हैं और वो जो कार्य करना होता है वो उसमें एक तरह से अल्प विराम, पूर्ण विराम तक लग जाता है। जबकि जो हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फाइल घुमाने का, और इस वजह से वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। दूसरे बात ये भी सामने आई कि जो अधिकतर जो बीज कंपनियां हैं जो हाइब्रिड सीड बनाती हैं, जीएम सीड बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, वही केमिकल भी उनका निर्माण भी कर रहे हैं, वो केमिकल भी बेच रहे हैं। और जब ये हाइब्रिड सीड और जो दूसरे सीड्स बन रहे हैं, हाई टेक्निक सीड्स बन रहे हैं, उनके साथ केमिकल का होना बहुत ही आवश्यक ये माना जा रहा है, बताया जा रहा है। जब वो लोग कॉस्ट जो वैल्यू थी लास्ट में, जो कि कॉस्ट किसान की लगती कितनी बढ़ जाती है, तो पता चलता है किसान का कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के सरकारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसकी गिरफ्त में सरकारी कर्मचारी, मिनिस्ट्री तक मकड़ जाल में है। और ऐसा नहीं कि हमारे विश्वविद्यालय बैठे के बैठे हैं, उन्होंने ही इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और ये बड़ा ही दुख का विषय है कि ये जो बीज हैं, ये जो टेक्निक्स है, वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में गई और वो फल फूल रही हैं और हमारा किसान जहाँ का तहाँ है। जैसे आदरणीय हमारी शरद वर्मा सर की जो व्यथा रहती है कि किसान किस तरह से वो बीज से, अन्न से, पत्तियों से, जड़ से भी उत्पादन कर सके, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरी बातें हैं। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी फाइल आगे बढ़ती नहीं है, क्या किसानों की हों या फिर जो दूसरे संस्थान हैं जो कि कार्य करने वाले संस्थान हैं। तो यही बातें हमारे कार्यों को, अब योगाहार को ही ले लें, योगाहार के जो इतने किसान जुड़े हुए हैं वो अलग अलग माध्यम से एक वैज्ञानिक के तौर पे कार्य कर रहे हैं या वैज्ञानिक विधियों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारे सुमित वर्मा जी ने भी बताया है कि उनको वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अब इस तरह से सभी लोग प्रोत्साहित हैं, स्वप्रेरित है आगे बढ़ने के लिए, और वैज्ञानिक भी, चाहे वो कृषि विज्ञान से हों या वो यूनिवर्सिटी से हों, वो निश्चित ही स्वप्रेरणा से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो बाधाएं हैं, जो मकड़ जाल है, इसको साफ करना भी बहुत आवश्यक है। हाँ, ये बात अवश्य है कि हमने कृषि पद्धतियों को जैविक खेती के नाम पे, प्राकृतिक के नाम पे बहुत कुछ आगे भी बढ़ाया है, लेकिन उसमें हमने ही अपने अपने नाम को कमाने के लिए उसमें अपना अपना तमगा लगे, अपना स्टैंप लगे, ये थोड़ा कठिन है। और हमारी जो कृषि की जो अलग अलग हमारे किसान हैं, अलग लोगों के फॉलोवर हैं, उन्हें बड़ी उनमें कंट्रोवर्सी होती है। मैंने कुछ ही दिन पहले आदरणीय पालेकर जी से मैं जब बात कर रहा था
तो उनकी 3 साल पहले की बात में और आज की बात में बहुत अंतर मुझे देखने को मिला। तो ये हम लोगों के टैग पर ना जाकर के हम जो किसान हैं, अपने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच कम्युनिकेशन इस तरह के कम्युनिकेशन गैप को दूर करें, तो हमारे बीज भी स्वस्थ हैं। और एक बात और कि अभी मैं कैलिफ़ोर्निया से के कुछ लोगों से जुड़ा, तो वो कह रहे थे कि जो जो परंपरागत जो बीज हैं, जो ओपी सीड्स हैं, वो इतना अच्छे हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों के और किसानों के मध्य एक कम्युनिकेशन गैप जानबूझकर कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट कंपनी भी हैं और कुछ लोग जो कि अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो भी हैं। ये थोड़ा ये बाधाएँ ऐसे ही मंचों के थ्रू आगे बढ़ सकती हैं, ये बाधाएँ समाप्त हो सकती हैं। और ये तो मेरे समझ में ये नहीं आया आज तक कि हम प्रोडक्शन के मामले में इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्शन हमारा हो रहा है और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती हमने इसलिए आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी मुहिम है क्योंकि आज हर 10 व्यक्ति में 1 व्यक्ति की कैंसर जैसी बीमारियाँ होने की संभावनाएँ हैं। और ये कैंसर की जड़ है जो केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड्स जो ज़हर हम डाल रहे हैं, इस पे चर्चा किसी भी विशेष जो अलग-अलग तथाकथित बड़े नाम हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं, वो अलग-अलग पद्धतियों पे और उन पद्धतियों को अपने नाम पर कर रहे हैं। ये बात गर्व के साथ हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के लिए हमारे जो आज के जो टाइकून्स हैं, जो आज के हमारे जो इसको बढ़ाने वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। लेकिन इस संघर्ष में हम अपने किसानों को और वैज्ञानिकों को न घसीटें ताकि ये जो सिलसिला है धरती का और उत्पादन का और विश्व मुक्त भोजन का ये आगे बढ़े और हम उलझनों में न फँसें। क्योंकि सबसे बड़ा आज का विषय ये है कि हम इन विषयों से अपनी खेती को और अपने भोजन को मुक्त करें। प्रोडक्शन हमारे वैज्ञानिकों के थ्रू और हमारे किसानों के थ्रू आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये विष घोलना अच्छी बात नहीं है और इस पे भी चर्चा के साथ आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए कि हम क्यों इधर-उधर की उलझनों के साथ कोई दीवार नहीं है। हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे किसान वैज्ञानिक तुल्य कार्य कर रहे हैं। बस ये है कि ये जो बीच-बीच में मुझे लगता है कि जो बना बनाया जाल है, इसको हमने तोड़ना है। मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी सदस्यों को प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, बहुत ही सुंदर आपका आज का मार्गदर्शन रहा। मुझे लगता है शरद भैया कुछ कहना चाहते हैं। जी, शरद भैया। जी बहुत अच्छा दिनेश जी ने समझाया और मैंने देसी वैरायटी में डॉक्टर साहब ये पाया है कि अगर कोई आदमी देसी वैरायटी के पीछे अगर लग जाए और अपने केवीके और इनकी मदद से अगर वो करता है और जैसे फेरोमोन ट्रैप वर्मा जी ने बताया और उन सबको लगाता है वो, तो मेरे ख्याल में जैसे जानता हूँ कि दादू ने पिछली बार तरबूज लगाए थे, हाइब्रिड तरबूज लगाए थे, तो वो बहुत ज्यादा फेल हुए और उसमें पैसा नहीं कमा पाए वो, क्योंकि जो हाइब्रिड्स होता है वो जाता भी बहुत जल्दी है, अगर कोई बीमारी आ जाए तो बहुत जल्दी। तो दादू को काफी लॉस हुआ था और इस बार मैंने उन्हें बल्लर लगाई है, तो वो लगभग 2000 रुपए पर डे की बल्लर बेच रहे हैं और उन्हें बड़ी मतलब एक देसी वैरायटी को अगर किसान ध्यान से पकड़े और उसको केबीके और जो भी वैज्ञानिक है वहां उनके माध्यम से, और मैं कहता हूं इस योगाहार के माध्यम से वो खेती अगर करे तो वो बहुत सफल हो सकता है। जैसे अभी ककोड़े की बेल पे मैंने एक यहाँ पे अपना केवीके का अंबिकापुर का एक कार्यक्रम करवाया था, तो काफी इसमें लोगों ने वो किया। आज भी आप देखो देसी जो ककोड़ा होता है वो 100 से 150 रुपए किलो तक बिक जाता है और लोग बाग क्या है इजीली, जैसे ताइवान का पपीता है हाइब्रिड, वो तो 2 लाख रुपए किलो बीज खरीद लेंगे, लेकिन एक ककोड़े की बेल नहीं लगाएंगे वो, ना ही वो ककोड़े पे मेहनत करेंगे, वो तो सिंपली जाके एक हाइब्रिड का बीज लेके और लगाना पसंद करते हैं। अभी मैंने हमारे रघुवंशी जी हैं, शायद सदन में है या नहीं, तो उनके बगल में हाइब्रिड मिर्ची लगी हुई है, उन्होंने ड्रिप लगाया, मिर्च हाइब्रिड लगाई और पूरा मतलब तैयार किया और रघुवंशी भैया ने बल्लर लगाई है। अभी अगर आप उनसे कभी पूछिएगा सर, वो आपको बताएंगे कि वो हाइब्रिड जो मिर्ची है उनकी पीछे
जो हमारी देसी बल्लर थी वो कई गुना आगे बढ़ गई। अब जो इनका मिर्ची वाला वो अधिकतर इनके खेत में पाया जाता है। जब भी जाओ तो वो बल्लर में बैठा मिलता है और वो मिर्ची के खेत में नहीं जाता, यानी हाइब्रिड मिर्ची छोड़ के। लेकिन लोगों के अंदर क्या है, कुछ करने की क्षमता और जो सही ढंग से केवीके का फायदा जो किसानों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। जो टाइम ट्रेनिंग्स जो रहती हैं वो बहुत डीपली है। मुझे मालूम है कि जो पुराने ग्राम सेवक थे, जैसे दुबे सर के साथ के जो लोग हैं, उनका इतना गहरा अनुभव है। अगर उनको देसी वैरायटी में उनके अनुभव का यूज किया जाए तो किसान बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकता है और स्वास्थ्य का, जमीन का, सभी का ध्यान रख। क्योंकि प्राकृतिक रूप से मैं बहुत मतलब साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, पर मैं बहुत सारे साइंटिस्टों की छाया में रहा हूँ। तो वो जो इतनी मेरे को, जैसे केवीके है, सीआई है, पवार खेड़ा है हमारे यहाँ, तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर जो हैं उनके वैज्ञानिकों की छाया मेरे ऊपर पड़ी है। तो मैं कुछ तो वैज्ञानिक बन गया, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ उसमें मेरे को जैसे करेले का खाने से असर आ जाता है, वैसे मुझे ये वैज्ञानिकों के रहने से असर आया है। मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि किसान कभी भी अगर देसी वैरायटी लगाए तो उसे कभी भी लाइफ में आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्टर साहब मेरा ये वचन है। अगर कोई देसी लगाए और वो आत्महत्या करना पड़ जाए, उसे कभी जिंदगी में आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा वो है। लेकिन उसको बस केवीके या जहां भी उसके वैज्ञानिक हैं या ग्राम सेवक हैं या जो भी एग्रीकल्चर के हैं, उनके मार्गदर्शन में करे और बढ़िया देसी बीज लगावे और जल्दी बाजार की नब्ज पकड़े। जब वो झोला लेके बाजार जाता है तो वो 100 रुपए की सब्जी लाता है, लेकिन अपनी निकालता है तो वो 2 रुपए किलो बेचता है। उस फार्मूले को अगर वो समझ जाए तो वो बहुत तरक्की कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमें जैसे ककोड़े पे भी आप थोड़ा सा कभी हमें बताइएगा कैसे और इसको बढ़ाएं और कैसे वो करें। ये ककोड़े में भी बहुत पैसा है डॉक्टर साहब और बहुत अच्छा है। पूरे मतलब इंडिया के अंदर जो ककोड़ा है वो 100 से 150 रुपए किलो बिकता है डॉक्टर साहब, और जी, बहुत अच्छा सही कह रहे पैसा हैं। किसान कमा सकता है। ककोड़ा, खेकसी, परोड़ा, अलग अलग कंटोला, अलग अलग नाम से इसको देश में जानते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फसल है, न्यूट्रिशन बहुत रिच होता है, एंटी कैंसरस है, कई तरह की इसमें प्रॉपर्टी है, बहुत सुंदर फसल है। आवश्यकता इस बात की है कि इसके जितने कंद हमारे खेतों में पाए जाते थे, मेड़ों पे पुराने लोगों ने लगा रखे थे, जंगलों में थे, उनको लोगों ने खोद खोद के उसके कुछ हमारे जो देसी वैद्य थे उन लोगों ने खा गए, कुछ हमारे किसानों ने उसको लगाने के लिए ले गए तो वहां पे वो नष्ट हो गए। तो इनकी संख्या कम होते जा रही। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहूंगा, हम थोड़ा सा इसके बीजों को इकट्ठा करना शुरू करें। अभी अगर आपके पास ये ककोड़ा लगा होगा तो इसके बीजों को आप इकट्ठा कर लें और इन बीजों को आप जब बारिश शुरू होने के पहले खेत, मतलब एक आपने बाड़ी में जहां पर भी आपको ऐसी जगह है वहां पर आप इनको डाल के थोड़ा सा जमीन में मिला दें। तो प्राकृतिक रूप से इनको बारिश आएगी तो अपने आप ये अंकुरित होंगे। उसके अलावा मतलब और इसमें ये देखेंगे आप कि इसमें 50% जो वो है वो मेल निकलेंगे और 50% मादा निकलेंगे। तो यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी समस्या है नर और मादा की। तो आपको 90% आपको मादा पौधे रखने पड़ेंगे और 10% नर पौधे रखने। तो ये बीजों को आप इकट्ठा करके रख लें और इन बीजों को एक बार बारिश से पहले खेतों में बो दें और थोड़ा सा उसमें, और उसके बाद उनको चाहो तो आप निकाल के फिर से नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जड़ें नहीं टूटे, क्योंकि थोड़ा सा कुकुरबिटेसियस, जो भी कुकुरबिटेसी फैमिली की जितनी फसलें हैं उनमें अगर जड़ों में डैमेज होगा तो थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट दिक्कत करता है। तो हम थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। तो ककोड़ा बहुत न्यूट्रिशियस फसल है, बहुत मतलब इसको हम बोलते हैं कि अभी तक जो कम से कम यूटिलाइज की गई फसलें हैं उनमें से एक है और इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है निश्चित रूप से। और कभी भी 50 रुपए पाव से कम नहीं मिलता बाजार में। तो 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, जैसा मिल गया वैसा। इसका तो ऐसा आप सोच नहीं सकते, इतना मार्केट है। और खूब है, 10 से 15 दिन आप आराम से रख सकते हैं। जी
जी बहन जी, जी जी समय बहुत हो रहा सुंदर। है मुझे ऐसा लग रहा है। जी बहुत सुंदर डॉक्टर रोशन लाल जी, और हमारे योगार में बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण ऐसे मार्गदर्शन दिनेश भैया ने और शरद भैया का। तो वो कह रहे थे कि वो वैज्ञानिक के साथ जुड़े हैं और उनके बीच में रहे हैं, तो वो थोड़ा कुछ नहीं, वो पूरे ही वैज्ञानिक बन चुके हैं हमारे शरद भैया। उनको सादर सादर कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे बीच में एक हैंड राइज बहुत देर से है, आदरणीय गो विज्ञान से, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, फिर बाद में हम समापन की तरफ चलेंगे। जी आदरणीय गो विज्ञान से भाई जुड़े हुए, आपका सादर आमंत्रण। जी सभी को सादर प्रणाम, नमन सदन को। आवाज मिल रही है बहन? जी बिल्कुल भैया जी मिल रही है। आप गो विज्ञान से बहुत जुड़े हैं, मगर आपका परिचय? मेरा परिचय मैं देना चाहूंगा। मैं राजस्थान से हूँ। गो विज्ञान चिकित्सा और गो विज्ञान के तहत हम कृषि करते हैं। गो विज्ञान चिकित्सा के अंदर हम पंच तत्व को सम्मिलित करके हमारा जो शरीर उससे बना है उससे संचालित होता है और उसी में विलीन होगा। तो इन तत्वों का इनबैलेंस होना बीमारी है और इन तत्वों को बैलेंस करना बीमारी का निदान है। ये भी हमारा सब्जेक्ट चलता है और गो आधारित कृषि करते हैं। रंजीत भाई बोल खुद रहे हैं ना जी? जी प्रणाम रंजीत भाई जी। बने सिंह आर्य बोल रहा है, मैंने लिंक भेजा था आप लोगों को। जी जी प्रणाम। हाँ आप ही ने भेजा था मेरे को लिंक, और 2-3 दिन हो गया मैं लगातार जुड़ रहा हूँ आपके इसमें। जी जी और जी अच्छा जी बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब को भी, आपको भी, और आपकी पूरी मंडली को इतना मतलब सम्मान देना चाहिए कि आप निस्वार्थ भावना से एकदम बेझिझक होकर के खुले मंच पे सभी को आमंत्रित करते हैं, सभी को बोलने का मौका देते हैं, साथ ही अच्छी वार्तालाप करते हैं। और मेरा एक विशेष अनुभव है इसके अंदर। जैसे कि कृषि की अगर बात करें, हम चाहे कितनी भी वैज्ञानिक बात कर लें, लेकिन अगर किसान खुद के खेत का खुद वैज्ञानिक जब तक नहीं बन सकता तब तक वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मिट्टी, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति उसे समझनी पड़ेगी। जो लाल मिट्टी में उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन लाल मिट्टी में हो सकता है, जो काली मिट्टी में हो रहा है वो काली मिट्टी में हो सकता है। हम कितना एक्सेस डालें वो खर्चीला हो जाएगा। और गो आधारित कृषि में तो एक्सपेंसेस बहुत जीरो होता है, वो मैं खुद करता हूँ। और बन्ने साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने बताया भी था पंचतत्व चिकित्सा, गो विज्ञान चिकित्सा के बारे में। तो अगर मौका मिलेगा तो आपके सदन में भी इसे रखने का प्रयास करेंगे। जी आदरणीय बहुत बहुत बढ़िया चीजें बहुत धन्यवाद। आप आदरणीय बने सिंह भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको शेयर कर दिया और आपने ज्वाइन कर लिया ये बाहर कार्यक्रम को। और आपको एक दिन मुख्य अतिथि के रूप में हम आमंत्रित करेंगे। और दीदी मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा भाई साहब का, तो अभी भी मुख्य अतिथि बनाना है इनको। जी बने सिंह भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा सत्र रहा आपका, और मैं आगे आभार के लिए, समापन के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। ये धन्यवाद आदरणीय रजना बहन जी। और आज के हमारे योगाचार्य नंदिनी जी का बहुत बहुत शादीवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने योग कराया और रोज के क्लास में जुड़ती हैं। उनकी माता जी और पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर राउत जी, जब से आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी ने जोड़ा था तब से लगातार जुड़ करके कार्यक्रम को एक निजी कार्यक्रम मान करके इस भाव से और एक जिम्मेवारी की तरह आप अपना सहयोगी, सहभागिता और समर्पित भाव से युवा कार्यक्रम में जुड़ करके हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं और इसको महत्वपूर्ण बना रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने बागवानी के क्षेत्र में जो हम किसान भाइयों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, किसानों ने अपना अनुभव बताया, इससे जो है हम कई किसानों के जो सवाल होते हैं उसका अपने आप समाधान हो जाता है मन के। तो मैं आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। और जो हमारे आदरणीय डॉक्टर जैसे डी शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, जब दोनों वैज्ञानिक आपस में जब चर्चा करते हैं तो किसानों को बहुत लाभ मिलता है इसका। हमारे आदरणीय शरद वर्मा
हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी, जैसा कि हमने लिखा है डॉक्टर शरद वर्मा, तो लिखने में कोई संकोच नहीं है, बस अकेले सिर्फ ये जो है युगहर परिवार को मिठाई खिला दें, नहीं तो ऐसे नहीं कि जो है दादू का नाम ऐसे ही हो गया और शरद जी का भी डॉक्टर शरद वर्मा जी। तो अब आगे आने वाले समय में हम इनसे मिठाई खाएंगे। बाकी सदन को सादर प्रणाम। और आज जैसा कि जो सुबह उपस्थित नहीं थे हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के पतिदेव और हमारे आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, जो दोनों युगहर परिवार के एक समर्पित सदस्य हैं, तो डॉक्टर मतलब कुसुम भारद्वाज जी के पतिदेव और नरेंद्र वर्मा जी के बहनोई, जो पूर्व न्यायाधीश थे, दिल्ली में रहते थे, उनका कल देवलोकगमन हो गया है। अभी आज दाह संस्कार होगा, जैसा रंजना जी ने बात भी कर ली है, तो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी है सुबह। तो मैंने और सभी ने युगहर परिवार में उनको शोक विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये हमारा परिवार है और परिवार में